गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने कोलाइड विलयन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कोलाइडल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, विद्युत गुण कि कोलाइड कणों पर आवेश की उत्पत्ति। ठीक है, कि कोलाइड कणों का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि ये आवेश लिए होते हैं, अर्थात कोलाइड कण धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम पर आवेश कोलाइड कणों के आवेश के विपरीत और बराबर होता है। ठीक है, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था है। परिक्षिप्त प्रावस्था के अंदर तो क्या होंगे, धनावेश या ऋणावेशित होंगे। और परिक्षेपण माध्यम की अगर अपन बात करें तो परिक्षेपण माध्यम में जो आवेश होगा, ठीक है, वो कोलाइड कणों के आवेश के विपरीत होगा या फिर बराबर होगा। अर्थात कोलाइड कण पर ऋणावेश हो तो परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, धनावेशित होगा। इस प्रकार कोलाइड कण पर धनावेश हो तो परिक्षेपण माध्यम पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, जिसकी वजह से कोलाइड विलयन क्या हो जाता है, विद्युत उदासीन हो जाता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के ऊपर एक दूसरे को विपरीत आवेशित होने के कारण जो नेट एक्चुअल कोलाइडी विलयन के ऊपर चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से ये उदासीन होते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान प्रकार का आवेश होता है। ठीक है, समान विद्युत आवेश के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अतः ये कण एक दूसरे को निकट नहीं आ पाते। कोलाइडी निकायों के स्थायी होने का यही कारण है। ठीक है, कोलाइडी जो सॉल्यूशन है वो क्या, प्रत्येक जो पार्टिकल्स होता है, हर एक पार्टिकल्स के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और एक दूसरे के निकट नहीं आ पाते। अगर निकट आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे आपस में रिएक्शंस करके, जिसकी वजह से कोलाइडी कण क्या होते रहते, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स के कोलाइडी कणों की सतह पर धनायनों या ऋणायनों की प्राथमिकता से अधिशोषण के फलस्वरूप होती है। ठीक है, कोलाइडी कणों के सतहों पर जो धनायन तथा ऋणायन की प्राथमिक से अधिशोषण के फलस्वरूप होती है। अर्थात उदाहरण के अगर हम देखें कि एफ फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH का होल 3 का कोलाइडी कण धनावेशित होता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य क्या होता है, FeCl3 का Fe+3 आयन इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाता है। इस प्रकार आर्सेनिक सल्फाइड AH2S3 का कोलाइडी कण क्या होता है, ऋणावेशित होता है, क्योंकि H2S का S- इसकी सतह पर प्राथमिकता से क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। तो कोलाइडी कणों की अगर अपन कणों पर आवेश की उत्पत्ति देखें, ठीक है, तो किसके कारण होती है, अधिशोषण के कारण होती है। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण क्या हो जाता है, धनावेशित होता है, और उसका जिस विद्युत अपघट्य में डाला जाता है वह उसके अंदर Fe+3 क्या होता है, उसके ऊपर अधिशोषित हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन आर्सेनिक सल्फाइड की बात करें तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, क्योंकि H2S का S- उसकी सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। जैसे कि डायग्राम में बता रखा है कि FeOH का होल 3 है। ठीक है, ये चारों तरफ किससे घिरा रहता है, Fe+3 से, और उसके चारों तरफ क्या Cl- आयन होते हैं। उसी प्रकार AH2S3 के सोल की बात करें, AH2S3 चारों तरफ से S- आयनों से घिरा रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से विपरीत आवेशित आयन होने के कारण इनके ऊपर चार्ज डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है विद्युत द्विव स्तर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ठीक है, चार्ज डेवलप करने की, ओरिजिन ऑफ चार्ज की सेकंड मेथड है। कोलाइडी कण के पृष्ठ पर अधिशोषित आयन एक विद्युत स्तर बना लेते हैं। ठीक है, कोलाइड के विद्युत आवेशों को संतुलित करने के लिए क्या माध्यम के विपरीत आवेश वाले आयन विद्युत स्तर के चारों तरफ क्या एक और विद्युत स्तर बना लेते हैं। इस प्रकार कोलाइड कणों के चारों तरफ बनने वाला आवेश का द्विव स्तर क्या कहलाता है, विद्युत द्विव स्तर कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, अधिशोषित आयन क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक लेयर बना लेगा। ठीक है, जो विपरीत आवेशित आयन होगी। और कोलाइडी के विद्युत आवेश को संतुलित करने के लिए क्या होगा, कि माध्यम के जो विपरीत आवेशित कण होंगे, ठीक है, वो आयन विद्युत स्तर के चारों तरफ एक और विद्युत स्तर का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी कोलाइडी कण है, ठीक है, वो अपने कोई, जैसे कि AH2S3 है, वो क्या करेगा, S- को अपनी ओर अधिशोषित कर लेगा। अब S- की जो ऋणावेश को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, जो H+ है वो एक और लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, मतलब डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तो अधिशोषण के कारण लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और एक
जो माध्यम की उदासीनता को बनाए रखने के लिए माध्यम जो अपनी विपरीत आवेशित आयन की लेयर बनाता है, ऋणावेश या धनावेश चारों तरफ, ठीक है, उसके कारण एक और लेयर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से कोलाइड विलयन क्या हो जाता है, द्विस्तर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे अपन इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं। और विद्युत द्विस्तर का अध्ययन सर्वप्रथम हेल्महोल्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने किया, जिसे अपन हेल्महोल्ट्ज विद्युत द्विस्तर नाम दिया। तो हेल्महोल्ट्ज के अनुसार जब कोई ठोस पदार्थ द्रव्य के संपर्क में आता है तो अंतःपृष्ठ पर आयनों का एक स्तर निर्मित होता है, जिसके दो भाग होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विस्तर। और विद्युत द्विस्तर को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी सॉलिड है, ठीक है, तो इसके अंदर अंतःपृष्ठ होगी, पहले वाले के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण ये क्या होती हैं, डबल लेयर के अंदर बनी रहती हैं। तीसरी है विद्युत कण संचलन, ठीक है, तो चार्ज उत्पत्ति की तीसरी मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटोफोरेसिस, ठीक है, कि चूंकि कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, अतः यदि कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं, ठीक है। और डायग्राम के अनुसार अगर अपन देखें, ठीक है, इसमें क्या होंगे, कोई भी यूट्यूब ले ली, ठीक है, और दो विपरीत इलेक्ट्रिक आवेशित इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, तो अनुसार कोलाइडी विलयन को यू आकार की नली में भरा जाता है एवं चित्र अनुसार दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को नली के दो सिरों पर सोल विलयन में थोड़ा गहराई से स्थिर रखा जाता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिवर्तक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है एवं कोलाइडी कण अपने आवेश से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के अंदर क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, यूट्यूब के अंदर कोलाइडी विलयन को भर देते हैं और दो इलेक्ट्रोड लेते हैं पीटी के जो विपरीत आवेशित होते हैं, ठीक है, और उनको लगा देते हैं। चूंकि हमको पता है कि कोलाइडी कण क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, अर्थात धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं, और इन इलेक्ट्रोड के द्वारा अपन यू नली के अंदर क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विपरीत आवेशित जो आयन होंगे वो अपने विपरीत इलेक्ट्रोड आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं, ठीक है, तथा वहां पहुंचकर वे क्या आवेश रहित होकर समूह के रूप में इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाते हैं। और विद्युत क्षेत्र में कणों की इस प्रकार की गति को अपन क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करें कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें तो धनावेशित कण ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ अर्थात एनोड पर एकत्रित होकर उदासीन होते हैं, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण कोलाइडी पदार्थ केंद्र में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत कोलाइडी कणों द्वारा आवेश का वहन एवं कणों का विस्थापन सोल के निर्माण की विधि पर निर्भर करता है, ठीक है, कि कभी कभी कुछ विद्युत अपघट्यों को सोल में मिलाने पर विद्युत कणों का आवेश क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत अगर अपन कोलाइड कणों पर आवेश की बात करें या फिर उसके मूवमेंट की बात करें, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर उसके मूवमेंट की बात करें, तो क्या होता है, वो सोल के निर्माण की विधि पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को सोल में मिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोलाइड कणों के ऊपर जो चार्ज होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं। मतलब विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले कोलाइड कणों पर चार्ज अलग होता है और विद्युत अपघट्य बाद में मिलाने के बाद में क्या होता है, वो चार्ज उसके ऊपर परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें कि प्रोटीन का जल में विलयन उदासीन होता है, ठीक है, प्रोटीन का जल में विलयन उदासीन होता है, परंतु अगर अपन कुछ मात्रा में उसके अंदर क्या सार मिलाने पर प्रोटीन कण क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं, और यदि अम्ल मिला दिए जाए तो प्रोटीन कण क्या होते हैं, पुनः धनावेशित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब विद्युत अपघट्य की मात्रा पर और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी कोलाइड कणों की क्या आवेश उत्पन्न होने की निर्भर करता है। नेक्स्ट है विद्युत गुणों का महत्व, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, के विद्युत कण क्षेत्र में कोलाइड कण की गति के कारण उन पर विद्युत आवेश का मान ज्ञात होता है, ठीक है। सजातीय या एक रूपता की पहचान, यूनिफॉर्म की पहचान, मतलब एक चारों तरफ एक रूप से डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है, कोलाइडी कण कोलाइडी माध्यम की पहचान एवं निर्धारण में भी ये उपयोगी है। कोलाइडी कणों के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रवासन, एक अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति द्वारा उनकी चाल या गति का निर्धारण करने में ये विधि उपयोगी है। अर्थात कोलाइड कणों के जो मूवमेंट की रेट है, ठीक है, रेट ऑफ मूवमेंट विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ या कोलाइड मीडियम के अंदर, तो अपन इस मेथड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि कोलाइड कण है कितनी तेजी से गति करते हैं। इस विधि की रसायन विज्ञान, औषधि व औद्योगिक
क्षेत्र में बहुत उपयोगिता है। ठीक है। नेक्स्ट विधि है विद्युत परासरण। ठीक है, जिसे अपन इलेक्ट्रो ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत रीस और पोरेट नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ठीक है। कोलाइड कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर आवेश के प्रेरण प्रभाव के कारण वितरण माध्यम के कणों पर आंशिक विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। यदि उपरोक्त प्रयोग में कोलाइडी विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करते समय जानतो झिल्ली रखकर कोलाइडी कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाने से रोक दिया जाए, अर्थात वितरण माध्यम जल झिल्ली द्वारा पार करके उपयुक्त दिशा में गमन करने लगता है, अर्थात वितरण माध्यम के अभिगमन की दिशा कोलाइडी कण के संचालन की दिशा के विपरीत हो जाती है, क्योंकि उनके कणों को स्थिर रखने पर वितरण माध्यम के किसी इलेक्ट्रोड की ओर जानतो झिल्ली तथा चरम पत्र में से अभिगमन क्या क्या कहलाता है? विद्युत परासरण या फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है। तो इस विधि के अंदर क्या होता है? सबसे पहले कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण पर आवेश के प्रेरण प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो वितरण माध्यम है उस पर क्या होता है, कुछ मात्रा में विपरीत आवेशित आयन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। अगर अपन कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, और जानते हो झिल्ली रख दे बीच में, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, मतलब जिसमें कोलाइडी विलयन भरा है, ठीक है, तो अपन दोनों के बीच अपन जानते हो झिल्ली लगा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है। तो कोलाइड कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाने से क्या हो जाएंगे, रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे वो, और वितरण माध्यम जल, ठीक है, झिल्ली पार करके क्या करेंगे, उपयुक्त दिशा में गमन करने लगते हैं। ठीक है, कोलाइड कण तो झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में, लेकिन जो माध्यम है, ठीक है, सपोज जल है, वो क्या करेगा, इस झिल्ली को पार करके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है। ठीक है। तो वितरण माध्यम के अभिगमन की दिशा क्या होती है, कोलाइड कणों के संचालन की दिशा के विपरीत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके कणों को स्थिर रखने पर वितरण माध्यम का किसी इलेक्ट्रोड की ओर जानतो झिल्ली अथवा चरम पत्र में से अभिगमन विद्युत परासरण के द्वारा होता है। ठीक है। इस विधि के अंदर कुछ नहीं है, जहाँ कोलाइड कणों, पहले वाले में अपन इलेक्ट्रोस्मोसिस के अंदर विधि देखी थी अपन ने पहले। ठीक है, वहाँ पर क्या था, कोलाइड कणों की गति का हम अध्ययन कर रहे थे। इस विधि के अंदर अपन परासरण जो माध्यम है, ठीक है, मतलब वितरण जो माध्यम होगा, जिसका परिक्षेपण माध्यम, उसकी गति का अध्ययन करेंगे। इसमें एक पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में माध्यम, जहाँ पर माध्यम और कोलाइड कण भरे हुए हैं, वहाँ पर अपन जानते झिल्ली लगा देते हैं। अब जानते हो झिल्ली में से माध्यम के कण तो एक दूसरे से अंदर गुजर सकते हैं, लेकिन जो कोलाइड कण है वो उसको पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक, जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या होगा, माध्यम के तो कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, अर्थात कोलाइड कणों की विपरीत दिशा में वो गति करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोलाइड कण है उस जानते झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे और वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो विडरमान ने विद्युत परासरण की मात्रा की गणना की थी। ठीक है, और इसमें क्या क्या था, छिद्रित जो डायफ्राम था, मतलब जो जानतो झिल्ली थी, दोनों और एक नियत दाब प्रयोग किया था, जिसे ईएमएफ के समानुपाती था, और इसका वैल्यू कितनी थी, पी बराबर थी, इसमें आप लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन DEL अपॉन पाई आर स्क्वायर थी। ठीक है, पी बराबर 2, ठीक है, एप्सिलॉन DEL पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है विद्युत परासरण के अनुप्रयोग। तो शुद्ध कोलाइडों के निर्माण में, ठीक है, चरम शोधन में और फोटोग्राफिक इमल्सन में हेतु प्रयुक्त होने वाले जिलेटिन के निर्माण में कुछ प्रमुख धनावशी तथा ऋणावशी सोल के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ऋणावशी सोल के उदाहरण है यहाँ पर सोना, चांदी, प्लेटिनम, आर्सेनिक सल्फाइड, सिलिसिलिक एसिड और स्टार साबुन और अपमार्जक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, जो अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।